हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द CMA अकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं सैलरी की कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम में ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टॉपिक हैं, आते ही आते हैं। हम बात कर रहे हैं अपने इनकम टैक्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक हेड है हमारा सैलरी, इनकम टैक्स में फर्स्ट हेड है सैलरी। इसमें ये कुछ हमारे पॉइंट हैं, जैसे ग्रेचुटी है, पेंशन है, लीव इन कैशमेंट सैलरी है, VRS कंपनसेशन है, रिट्रेंचमेंट ऑफ कंपनसेशन है। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि इनके ऊपर क्वेश्चंस भी आता है। और कुछ हद तक ये क्वेश्चन जो आते हैं वो हमें फंसा देते हैं कुछ कुछ पॉइंट में। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को करेंगे अच्छे से। हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन करेंगे। जो हार्ड होगा, एक क्वेश्चन हार्ड वाला, एक क्वेश्चन सिंपल वाला, मतलब दोनों क्वेश्चन भी आएगा, अगर एवरेज भी आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे। तो आज का मेरा यही है कि मैं आपको ये सिखा दूं कि अगर कोई टॉपिक आ जाए, इन पांचों में से कोई भी एक क्वेश्चन उठ के आ जाए, तो हम कैसे उनको फेस करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, तो यही है आज हमारा टॉपिक। तो सबसे पहले हम समझेंगे ग्रेचुटी को कैसे याद रखें, इसके जो प्रोविजंस हैं हमको कैसे याद रखें। तो इसके लिए शॉर्टकट एक टेबल बनाएंगे, हम ड्रॉ करेंगे, जो कि हमें फटाफट याद हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट हम ग्रेचुटी करेंगे, देन उसके बाद पेंशन एंड ऐसे करते रहेंगे। ठीक है, तो पहले ग्रेचुटी के बारे में है। तो ग्रेचुटी का फटाफट टेबल बनाते हैं। तो ये ग्रेचुटी का फॉर्मेट है, मैंने शॉर्ट में बना रखा है, देख लीजिए आप क्या है इसमें। ग्रेचुटी जो है वो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में आता है, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में आता है। दो चीज़ों में से मैंने बाइफर्केट कर रखा है। पहला एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दूसरा एक अदर एम्प्लॉय। अदर मतलब गवर्नमेंट को छोड़कर जो एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय लिखने का एक तरीका है। तो ग्रेचुटी में दो लोग कवर है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक अदर एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो होता है वो फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं वो उनका पैसा वहीं कट कुट के भी मिल जाता है। ठीक है, एक्चुअली तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, बात तो ये है। और हम क्या, अदर प्राइवेट हैं और हमें जमा कराना पड़ता है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। समझ रहे हो ना बात? ठीक है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट होता है, जो अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में बताया गया अकॉर्डिंग टू प्रोविज़न। एंड अदर एम्प्लॉय के लिए दो कंडीशन फिर से आती हैं। ग्रेचुटी में दो कंडीशन होती हैं, पहला गवर्नमेंट, दूसरा अदर। गवर्नमेंट के लिए फुल्ली एग्जाम्प्ट है, लेकिन अदर के लिए फिर दो कंडीशंस आती हैं। पहला, वो कवर्ड होना चाहिए, दूसरा अगर वो कवर्ड नहीं है तो क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होंगे। अगर वो कवर्ड है तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगा, अगर वो कवर्ड नहीं है तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगा, वो हमें देखना है। उसके लिए हमें प्रोविज़न देखने पड़ेंगे। क्या क्या इसमें प्रोविज़न बता रखा है ग्रेचुटी के बारे में। अगर कोई व्यक्ति कवर्ड है ग्रेचुटी में, अगर कोई व्यक्ति कवर्ड है ग्रेचुटी में, तो उसके लिए 3 पॉइंट्स बनते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये 3 पॉइंट हैं। क्या क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एक्चुअल अमाउंट जो उसे रिसीव होगा, मान लो कि एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसमें एक ए नाम का व्यक्ति काम करता है, एम्प्लॉय है, और वो ग्रेचुटी में कवर्ड है, और उसको ग्रेचुटी मिलता है आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के वजह से ग्रेचुटी मिलता है 3 लाख रुपए। तो एक्चुअल अमाउंट से कितने रुपए मिला है? 3 लाख रुपए। तो यहाँ पे 3 लाख लिखना है। उसके बाद ग्रेचुटी एक्ट 1972 बोलता है कि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 20 लाख होगा। मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन कितना होगा? 20 लाख। ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट 20 लाख तक है। 20 लाख से कम है तो उतना भी हम एग्जाम कर सकते हैं, लेकिन 20 लाख से ज़्यादा अगर हम उसे एग्जाम्पशन नहीं दे सकते। ये मैक्सिमम लिमिट है एग्जाम्पशन की। ठीक है, पहले यहाँ पे 10 लाख था, अब उसे 20 लाख कर दिया गया है। ठीक, उसके बाद थर्ड केस क्या बनता है? तो अब यहाँ पे हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या क्या फ्रैक्शन है? अगर कोई व्यक्ति कवर्ड है, तो 15/26 क्यों लेते हैं? क्योंकि 4 दिन उसका जो होता है वो संडे होते हैं। एक महीने में 4 दिन संडे होता है, तो छुट्टी होती है, इसलिए हम 26 लेते हैं। तो 15/26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू CYS मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब क्या है कि अगर 1 साल मानेंगे, अगर तुमने 6 महीने ज़्यादा काम किया, मतलब अगर आपने यहाँ पे देखो, अगर आपने 29 साल 6 महीने काम किया है, ठीक है, तो आप 29 साल ही गिने जाओगे, क्योंकि आपने पूरे 6 महीने काम किया है। अगर आप 29 साल 6 महीने 15 दिन काम करते हो, तो तुम्हारा पूरा 30 साल माना जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि 1 ईयर फॉर मोर देन 6 मंथ, 6 मंथ से ज़्यादा होना चाहिए तो तुम्हारा 1 साल माना जाएगा, ये कहा गया इसमें। ठीक है, ये कवर्ड वालों के लिए था, जो व्यक्ति कवर्ड है। बताऊंगा कि लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होती है, मैं बताता हूँ अभी। तो पहले ये जो व्यक्ति कवर्ड है ये उनके लिए है। ठीक है, अब आता है कि जो लोग कवर्ड नहीं है वो उनके लिए क्या क्या प्रोविज़न है। उनके लिए प्रोविज़न है, उनके लिए क्या प्रोविज़न है कि जो एक्चुअल अमाउंट जो उनको मिलेगा वो मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, और जो इसमें क्या होगा, इसमें अलग हमें फ्रैक्शन करना पड़ेगा। क्या है कि 15/30 डेज इनटू एवरेज सैलरी उनकी निकालनी पड़ेगी इनटू CYS। CYS मतलब कंप्लीटेड ईयर ऑफ सैलरी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। अब बताते हैं कि एवरेज सैलरी इसमें क्या होता है। एवरेज सैलरी मतलब फॉर 10 मंथ इमीडिएटली प्रीसीडिंग द मंथ, जो अभी जैसे कि मान लो रिटायरमेंट वाला जो मंथ है, जैसे कि मैं रिटायर हुआ हूँ जनवरी में रिटायर हुआ हूँ। अब जनवरी से लेके पीछे 10 महीने तक हमें सैलरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सैलरी में क्या आता है, बेसिक सैलरी, DA जो फॉर्मिंग पार्ट है, अ कमीशन ऑन टर्नओवर बेसिस, ये 3 चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होगा। बेसिक सैलरी, DA जो हमारा फॉर्मिंग पार्ट है, और जो हमारा कमीशन है वो टर्नओवर बेसिस पे होना चाहिए। ये 3 चीज़ में इंक्लूड होती हैं, किसमें, हमारी सैलरी निकालने के लिए, एवरेज सैलरी निकालने के लिए। ठीक है, तो रिटायरमेंट वाला जो मंथ है, जैसे कि मैं जनवरी में रिटायर हुआ हूँ, तो जनवरी से लेके पिछले 10 महीने तक जनवरी इंक्लूड करोगे और 9 महीने पीछे की, और वो हमें 10 मिनट बता देगा। फिर इसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ये जो पॉइंट है मैं आपको अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसको हम अच्छे से समझ लेंगे। तो ये हमारा ग्रेचुटी का जो मेन पोर्शन था वो ख़त्म होता है। अब ये पॉइंट आता है इसमें कि सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट, वो देखो यहाँ पे बताया गया है सीजनल एम्प्लॉयमेंट के बारे में, कि जो व्यक्ति सीजनल एम्प्लॉयमेंट में होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जो 15 डेज़ होता है ना, 15 डेज़ के बजाय हम वहाँ पे लेंगे 7 डेज़। सीजनल एम्प्लॉयमेंट मतलब जो सीज़न वाइज काम करते हैं, मतलब गर्मी के टाइम पे जो सीज़न होता है जो वहाँ पे काम करते हैं वो व्यक्ति अलग हैं, जो ठंडियों में काम करते हैं वो अलग है, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, तो 15 की जगह पे वहाँ 7 डेज़ का यूज़ किया जाएगा, मतलब 7/26, 7/30 वो वाला, बाकी सेम कंसेप्ट लेगा, कवर्ड नॉट कवर्ड वाले पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक इसमें पॉइंट बनता है कि ग्रेचुटी अगर तुम्हें ड्यूरिंग ड्यूरिंग जॉब पे अगर तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव हुआ है तो उसमें क्या होगा। अगर तुम्हें ग्रेचुटी जो है, ग्रेचुटी अगर तुम्हें रिसीव ड्यूरिंग जॉब, मतलब तुम काम कर रहे हो, काम के दौरान तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, वो टैक्सेबल होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। सेकंड, अगर ग्रेचुटी तुम्हें रिटायरमेंट के बाद मिली है, अगर ग्रेचुटी तुम्हें रिटायरमेंट के बाद मिली है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा भाई, फिर तो ये केस लगेगा, ऑब्वियस ही बात है। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या था इसमें कि अगर ग्रेचुटी तुम्हें, मतलब तुम्हें ग्रेचुटी रिसीव हुई है आफ्टर डेथ, और किसको मिला है, तुम्हारे लीगल हायर को मिला है, लीगल हायर को मिला है, तो क्या वो सैलरी में टैक्सेबल होगा, नो टैक्सेबल, नो टैक्सेबल। ठीक है, ठीक है, ये समझ गए आप। लेकिन इसे सर्विस के दौरान होना चाहिए। अगर वो सर्विस के बाद, मतलब ग्रेचुटी रिसीव हुई है आफ्टर डेथ हुई है, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, वो सर्विस में होना चाहिए, रिटायरमेंट में नहीं मिलना चाहिए। रिटायर हो गया फिर उसकी डेथ हो गई फिर ग्रेचुटी रिसीव हुई तो भाई टैक्सेबल होगा, सैलरी में नहीं, अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा फिर, क्योंकि सैलरी में तो बता वो बंदा जो है, वो जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, वो तो एम्प्लॉय है ही नहीं, मतलब किसी कंपनी का एम्प्लॉय नहीं, तो कैसे वो उसकी सैलरी में टैक्सेबल होगी। रिटायर हो गया, उसे फिर वो डेथ मर गया, उसके बाद ग्रेचुटी रिसीव हुई उसकी लीगल हायर को, तो सैलरी में कैसे टैक्सेबल हो सकती है, फिर वहाँ पे अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। आई थिंक तुम समझ के होगे जो मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो ग्रेचुटी का पॉइंट ये था। ये ग्रेचुटी के शॉर्ट नोट्स मैंने बना रखे हैं, तो आप एक फटाफट कॉपी कर लो, फिर मैं
आगे बढ़ता हूँ, फिर एक क्वेश्चन कराता हूँ फटाफट और आप समझ जाओगे कि ग्रेचुटी में क्या चीज़ है। ठीक है, हो गया, इधर का भी कॉपी कर लो। ओके ना, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट ग्रेचुटी का, देन उसके बाद हम अपने पेंशन पे पढ़ेंगे पेंशन क्या होता है। तो ये देखो ग्रेचुटी का एक क्वेश्चन है जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसमें मैंने तीनों कंसेप्ट डाल रखा है, जो मैंने आपको अभी 3 कंसेप्ट पढ़ाए हैं। पहला जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, दूसरा अदर एम्प्लॉय जो कवर्ड है और नहीं कवर्ड है। तो यहाँ पे तीनों केसेस ले रखे हैं। वो कवर्ड है अंडर ग्रेचुटी एक्ट में, कवर्ड नहीं है ग्रेचुटी एक्ट में, और वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ये पूरा केस है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले केस पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम इसमें कुछ देखेंगे क्या क्या हमारे काम का चीज़ है। पहला, राम, एन एम्प्लॉय ऑफ एस लिमिटेड, रिटायर फ्रॉम द जॉब ऑन 15 जुलाई 2018। तो राम एक एम्प्लॉय है एस लिमिटेड का, वो रिटायर होता है अपने जॉब से 15 जुलाई 2018 में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ सच रिटायरमेंट हिज बेसिक सैलरी वॉज 20,000 पर मंथ। रिटायरमेंट के टाइम पे जो उसकी बेसिक सैलरी है वो 20,000 रुपये पर मंथ थी, एंड DA वॉज 60% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो DA था उसका वो 60% ऑफ बेसिक सैलरी था। ठीक है, एंड इसमें 40% ऑफ DA इज द फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट, और जिसमें 40% है वो इसका रिटायरमेंट बेनिफिट है DA का। ठीक है, ही वर्क 12 ईयर 9 मंथ एंड 15 डेज, वो 12 साल 9 महीने 15 दिन वो वहाँ पे एस लिमिटेड में उसने काम किया। ठीक है, ही गोट एन इंक्रीमेंट 1000 रुपीज़ बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी में उसके 1000 रुपये जो है वो इंक्रीमेंट हुए हैं। कब हुए हैं, विद द इफ़ेक्ट फ्रॉम 1/6/2018, मतलब उसके जून में 1 जून को ये इंक्रीमेंट हुआ है 1000 रुपये का बेसिक सैलरी में। ठीक है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिसीव ग्रेचुटी 2,90,000, एंड हमें इन केसेस से हमें इनको सॉल्व करना है। पहला, अगर कोई इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट नहीं भी हुआ है तो हमें एक काम करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। क्या है वो, कि आपको ऐसे एक टेबल बनाना पड़ेगा। लाइन खींचो, यहाँ पे हम लाइन ज़रूर खींचना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपको ये समझना है। ये अच्छा ट्रिक है, ये 18 एंड 19 की बात है। 2018 में रिटायर हुआ था वो, कहाँ दिखा डेट, यहाँ पे देखो 18 में रिटायर हुआ था, तो हमें यहाँ पे ऐसे करना पड़ेगा। उसके बाद एक इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो। ठीक है, फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो, फिर इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच दो, फिर यहाँ पे 1 2 1 2 1 2। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च। ठीक है, वो रिटायर कब होता है, 15 जुलाई को रिटायर हो रहा है, हमें ये डेट याद रखनी है। रिटायर कब हो रहा है, 15 जुलाई को। तो अप्रैल मई जून जुलाई, यहाँ पे रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे लिखो जुलाई, यहाँ पे देखो ये आ गया, ये रिटायर हो रहा है, रिटायर 15 जुलाई 2018 में। ठीक है, यहाँ पे वो रिटायर हो रहा है। ठीक, अब उसकी इंक्रीमेंट कहाँ हुई है, इंक्रीमेंट हुई है यहाँ पे 1 जून 2018 में, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट हुई है 1 जून 2018 में। कितने रुपए से इंक्रीमेंट हुई है, 1,000 रुपये से। ठीक है, और इसकी यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी थी, 20,000 रुपये पर मंथ। और यहाँ पे जो बेसिक सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ थी, क्यों हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो 1,000 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ था। अब इससे पहले मतलब 31 मार्च को इसकी सैलरी कितनी होगी, 19,000 रुपये पर मंथ, 19,000 रुपये पर मंथ। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, 1 जून से इंक्रीमेंट हुआ था तो यहाँ पे 20,000 हुआ, उससे पहले कितना होगा इसका, 19,000 रुपये पर मंथ होगा। अब ये समझ गए ये पॉइंट, ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है अभी। ठीक है, अब मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ। आगे क्वेश्चन कैसा होगा वो देखो। फर्स्ट हमें बनाना पड़ेगा सैलरी का स्टेटमेंट। कैसे बनेगा,
मैं बताता हूँ कि लिखना कैसे है। ये प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको, ऐसे सैलरी में लिखना है। सैलरी का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना कैसे है ये देखो। पहले लिखेंगे यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ सैलरी। सैलरी का हम कंप्यूटेशन कर रहे हैं तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब असेसमेंट ईयर कौन सा है? ओके, तो ये देखो मैंने स्टेटमेंट बनाया है, कुछ इस टाइप का बनेगा। यहाँ पे पर्टिकुलर लिख दो और यहाँ पे अमाउंट लिख दो। अब यहाँ पे क्या है कि दो सैलरी के पॉइंट आ रहे थे, दो सैलरी के पॉइंट आ रहे थे। कौन कौन से? बेसिक सैलरी का आ रहा था 19,000 रुपये और एक आ रहा था 20,000 रुपये। अब देखो 19,000 रुपये क्यों आएगा? 19,000 आएगा एक और एक 20,000 आएगा। मैंने आपको 19,000 वाला कंसेप्ट समझा दिया और 20,000 वाला भी आपको कंसेप्ट समझा दिया है। 19,000 वाले कब तक था इसके पास? 19,000 था उसके पास सिर्फ 2 महीने, जैसे अप्रैल और मई, 2 महीने 19,000 था। न्यू ईयर में अगर हम स्टार्ट करेंगे, जो न्यू हमारा असेसमेंट ईयर होगा या प्रीवियस ईयर होगा, उसमें सिर्फ हम उसे 2 महीने मानेंगे, अप्रैल और मार्च, अप्रैल और मार्च। तो 2 महीने की हमारा 19,000 रुपये इंटू 2, ठीक है। और 20,000 रुपये कब तक था? जून से लेके जुलाई के आधे महीने तक, जून पूरा और जुलाई का 15 तारीख तक, तो 1.5 महीना हो गया। तो यहाँ पे इंटू 1.5, अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, 38,000 और ये 30,000। आई एम श्योर, आई एम राइट? यप। तो कितना हो गया? ये 68,000 हो गया। अब वो बोलता है कि जो डीए है ना, वो बेसिक सैलरी का 60% है, 60% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी का 60% है ये, तो कितना हो गया? अगर 60% इसका, 60% निकालो इसका, तो ये आएगा 40,800 रुपये। कितना आएगा? 40,800 रुपये। तो ये हमारा डीए हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है ग्रेचुटी। तो मैं आपको दोनों केस समझाता हूँ, छोड़ो दोनों केस समझाता हूँ। तो ग्रेचुटी क्या है यहाँ पे? पहले ले रहे हैं केस 1, ग्रेचुटी जो कवर्ड वाला है। तो ग्रेचुटी कितना है हमारा इसमें? 2,90,000, 2,90,000। एग्जाम्प्ट निकाल दो इसका, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। एंड देन यहाँ पे आ जाएगी इसकी ग्रॉस सैलरी, ये ग्रॉस सैलरी आएगी, लेस डिडक्शन सेक्शन 16 1A, क्या आएगा? ये स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। एंड देन उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? टैक्सेबल सैलरी। ये केस 1 है, ठीक है। अभी हम इसको निकालेंगे, इस ग्रेचुटी को हम निकालेंगे, ठीक है। केस 2 क्या है? केस 2 क्या है कि हमें ग्रेचुटी निकालनी है जिसमें वो व्यक्ति कवर्ड नहीं है। तो ये सब आप तो खुद कर लोगे, क्योंकि मुझे मेन चीज़ का समझाना था, ये बेसिक सैलरी समझानी थी आपको, तो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं सिर्फ निकाल रहा हूँ, ग्रेचुटी निकालने का पॉइंट बता रहा हूँ, बाकी सब आप इसमें ऐड कर लोगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अब हमें क्या निकालना है। ग्रेचुटी, ग्रेचुटी नहीं, ऐसे निकलना, कैलकुलेशन ऑफ अ ग्रेचुटी बट नॉट कवर्ड, ठीक है। इसके लिए अब हमें निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका भी बता रहा हूँ मैं, पहले इसका बता रहा हूँ। ग्रेचुटी निकालनी है बट उसमें कवर्ड नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं उनमें से जो कम होगा वो ग्रेचुटी माइनस होगा। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इसको लिखो एग्जम्प्ट, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10, ठीक है। क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट जो है, मैक्सिमम लिमिट और
15 अपॉन में 30 इंटू एवरेज सैलरी जो आएगी, यहाँ नहीं लिखना है हमें एवरेज सैलरी, इंटू कितने साल काम किया जाते हैं, 12 महीने, 12 साल 9 महीने 15 दिन। तो यहाँ पे कोई भी CYS का फ्रैक्शन नहीं है, तो यहाँ से हम 12 साल लेंगे। ठीक है, आगे क्या है यहाँ पे, अब हमें एवरेज सैलरी निकालनी है। तो एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमने क्या बताया था, एवरेज सैलरी निकालने के लिए बताया था मैंने आपको कि आपको वही लेना पड़ेगा जो मैंने था। सैलरी जो है 10 महीने की लेनी है, और हमें क्या लेना है, DA लेना है, फॉर्मिंग पार्ट वाला। क्या लेना है, फॉर्मिंग पार्ट वाला। तो बेसिक सैलरी निकालो पहले। बेसिक सैलरी 19,000 कितने महीने का होगा, 9 महीने का होगा, ऑब्वियस सी बात है। और जो 20,000 होगा वो 1 महीने का होगा। 20,000 और ये कितना आएगा, ये हमारा आएगा 171। आई होप मेरा आंसर ये 171 से होगा, मैंने ऐसे कैलकुलेशन कर दिया। और ये आ गया हमारा 191। ठीक है, ये बताना मुझे कि सही है गलत है। 171 और 20,000 आ गया 191। अब इसी का हम 60% निकालेंगे सैलरी का, उसमें से 40% हमारा वो जो है वो फॉर्मिंग पार्ट है। 60% निकालेंगे, इसमें से हमारा फॉर्मिंग पार्ट है 40%। ठीक है, तो DA निकालेंगे पहले 60% ऑफ सैलरी, इसमें से 40% जो है हमारा वो फॉर्मिंग है। तो 191 का 60%, इसका 40% निकालो, कितना आएगा, 45,840। कितना आया, 45,840, 45,840, 45,840। ठीक है, तो अब इसे सही टोटल करो, 191,000 प्लस ये आ गया 236,840। ठीक है, इतना आ गया हमारा एवरेज सैलरी निकालनी है। अब हमें कोई कमीशन की इसमें बात नहीं हुई है तो नहीं निकालेंगे। अब इसको हम एवरेज सैलरी कैसे निकालेंगे, तो एवरेज करो 236,840 डिवाइड बाई 10 से, 10 से मल्टीप्लाई किया है और 10 से भी हम डिवाइड कर देंगे, तो 236,840 ये आ जाएगा हमारा। और यहाँ पे इसे लिख दो 236,840। यहाँ पे कितना था, 20 लाख, यहाँ पे 2,90,000। ठीक है, अब इसे निकाल दो फटाफट। तो 236,840 इंटू कवर्ड वाला निकाल रहे हैं हम, एक्चुअल अमाउंट 2,90,000 और मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, और 15 अपॉन में 26 इंटू लास्ट ड्रॉन सैलरी जो होगी वो हम देख लेंगे, और यहाँ पे 13 ईयर आएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, अब हमें लास्ट ड्रॉन सैलरी निकालनी है। कैसे निकालनी है, एकदम इजी है। जो लास्ट ड्रॉन सैलरी हमारी 20,000 रुपये थी, ठीक है, अब बोला कि इसमें जो है वो 60% ऑफ बेसिक सैलरी है, तो 20,000 का लास्ट ड्रॉन सैलरी 20,000 का 60% 12,000 आएगा। उसमें से 12,000 जो है 40% फॉर्मिंग है, तो 12,000 प्लस 20,000, तो 48,000 प्लस 20,000, सॉरी ये आ गया 24,800। तो हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा लास्ट ड्रॉन सैलरी 15 डिवाइड बाई 26, ये हो जाएगा हमारा 1,86,000। तो ये हो गया इसमें से लीस्ट, तो ये हमारा यहाँ से माइनस होगा, तो 186,000। अगर मेरा कोई मतलब कैलकुलेशन में कोई गलती होती है तो मुझे बता देना नीचे कमेंट करके, मैं वहाँ पे दोबारा सुधार दूंगा अपना क्वेश्चन को। ठीक है, तो 290 माइनस 186,000 यहाँ पे आएगा 1,04,000 रुपये। अब इसको ऐड करो, यहाँ से इसे माइनस कर दो, तो 68,000 प्लस 40,800 प्लस 104,000 ये आएगा हमारा 2,12,904 रुपये। माइनस करो 50,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 162,904 ये आ गया हमारा टैक्सेबल सैलरी। अब हमें सेकंड वाले के लिए भी निकालना पड़ेगा। तो सेकंड वाले का जो क्वेश्चन है वो क्या है कि ग्रेच्युटी रिसीव हुई थी, इसको ग्रेच्युटी रिसीव हुई थी 2,90,000। ठीक है, एग्जाम्ड होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में 142,104।
कितना आएगा यहाँ पे 290 142 104, ये आएगा 147,896, ये इसका ग्रेचुटी आएगा। ठीक है, टैक्सेबल ग्रेचुटी इतनी आएगी इसकी। एंड जो हमारा थर्ड केस बनता है, थर्ड केस क्या था हमारा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 क्लॉज 10 ऑफ द ग्रेचुटी एक्ट 1972 प्रोविज़न बोलता है कि जो व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो एग्जम्प्ट माने जाएंगे। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनकी जो ग्रेचुटी है वो एग्जम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में, ग्रेचुटी एक्ट में। ठीक है, तो ये पूरा ग्रेचुटी के बारे में क्वेश्चन था, जो कि एक अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है। मैंने आपको तीनों केस इसमें समझा दिए। पहला, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ग्रेचुटी जो है उसे रिसीव हो रही है, और जो ग्रेचुटी रिसीव होगी वो एग्जम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10 में ग्रेचुटी एक्ट के। ठीक है। दूसरा, वो जो एम्प्लॉय है वो ग्रेचुटी रिसीव हो रहा है बट वो कवर्ड नहीं है, तो उसके लिए मैंने ये केस आपको समझा दिया। तीसरा पॉइंट क्या था कि वो एम्प्लॉय तो है, ग्रेचुटी रिसीव हो रही है और वो कवर्ड भी है, तो उसके लिए मैंने आपको ये वाला केस समझा दिया जो मैंने आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा दिया था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट सीरीज़ में जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पेंशन के बारे में समझेंगे। जो पेंशन है वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी लगता है, थोड़ा सा टफ है, तो मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा।